नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का। हमारा रिवीजन चल रहा था, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान भाषा एवं साहित्य से संबंधित। आपको पता है, कोई भी परीक्षा हो वहां पे एक प्रश्न आता ही आता है, एक या दो प्रश्न। तो सीईटी और पशु परिचर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। और पशु परिचर के अंदर आपको पता है कि राजस्थान के अंदर ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। कौन सा? राजस्थान भाषा एवं साहित्य। अच्छे तरीके से पढ़ना जो साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। आज हमारा 13 नंबर वीडियो है। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में इसकी मिल जाएगी। शुरुआत से आप 1 से लेकर 13 तक वीडियो रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, आज की हम चर्चा करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, राजस्थानी भाषा व साहित्य के बारे में आज जितने भी प्रश्न इस बुक में दिए हुए हैं कक्षा 10 के अंदर, उसका हम रिवाइज करने वाले। सबसे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा ले, ताकि जैसे ही हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करें आपके पास पहुँच पाए। ठीक है, तो देखिए, आओ रिवीजन करते हैं। देखिए, विक्रम संवत 835 में 1913 ईस्वी होता है में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख किया। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। उद्योतन सूरी की रचना है कौन सी? ये पूछी जाती है। पहले तो ये याद करना है आपको, कौन सी है भी? कुवल्यमाला। कुवल्यमाला पुस्तक किसकी है, ये पूछा जाता है। उद्योतन सूरी सूरी की है। और मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 भाषाओं का, जो कि परीक्षा में पूछा गया। आगे देखिए, इस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था 1912 के अंदर। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। इनकी हम बात करें तो लिंग्विस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 के अंदर किया। कब किया गया था? 1912 के अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है, जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? क्या कह रहा है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है, जिनका विकास क्या है? 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्रता भारत में होने लगा था। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में माना जाता है। किसकी? राजस्थानी भाषा का विकास उद्भव कब से माना जाता है? 11वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। उनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है, तो सबसे उचित मत माना जाता है मरु गुर्जरी अपभ्रंश का। क्या है कि राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में, राजस्थानी भाषा है उसके विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है जाता है, जिनमें उनमें सर्वाधिक उचित मत जो है वो मरु गुर्जरी अपभ्रंश। फिर डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में। सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। आगे देखिए भी, कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल है? कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल है? अब यहां से सीधा प्रश्न आता है। इसी प्रकार ऐसा का ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थानी के अंदर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थानी के अंदर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंदर हम बात करें, एक भाषा आ जाएगी इसमें बागड़ी। कौन सी? बागड़ी भाषा आ जाएगी। दूसरी हम बात करेंगे मेवाड़ी भाषा आ जाएगी, मेवाड़ क्षेत्र की। फिर हम बात करेंगे, तीसरी आ जाएगी शेखावटी। कौन सी? शेखावटी भाषा में आ जाएगी। ये पश्चिमी भाषाएं हैं राजस्थानी, बागड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी। जो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, तो बागड़ी, मेवाड़ी और कौन सी हो जाएगी? शेखावटी। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल है? अब आ गए भी, पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी? पूर्वी राजस्थान में आ जाओ भी। अब इसमें पूर्वी राजस्थान के अंदर आ जाओ भी, कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है? एक तो आ गया पूर्वी राजस्थान में मेवाती, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है।
कौन सी? मेवाती भाषा पर आ जाओ। कौन सी? मेवाती भाषा पर। मेवाती भाषा हम बात करें, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में मेवाती भाषा बोली जाती है, तो अलवर भरतपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे मेवाती भाषा बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे, अगला है ढूंढाड़ी। कौन सा आ जाएगा? ढूंढाड़ी। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं, और वहां पे क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। दूसरा है अहिरवाटी। ये क्या है? अहिरवाटी। अहिरवाटी भाषा, या जिसे राठी भाषा के नाम से जाना जाता है, ये भी किसकी है? पूर्वी राजस्थान की भाषा है। आपसे पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? मेवाती, ढूंढाड़ी और अहिरवाटी। ये क्या है? पूर्वी राजस्थान की प्रमुख भाषाएं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। आगे देखिए, थल्ली व गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। पूछा जाए कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? थल्ली है। इससे पूछा जाता है कि थल्ली उपबोली है मारवाड़ी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, इस प्रकार। तो थल्ली और एक हो जाएगी गोडवाड़ प्रदेश की गोडवाड़ी, ये हो जाएगी मारवाड़ी के अंदर। अगला, वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है, ये हो जाएगी ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा के अंदर 6 शब्द का प्रयोग किया गया है। बोलते कैसे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी ढूंढाड़ी भाषा से है क्षेत्र से वो बोलते होंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि ये 6 शब्द को किस प्रकार बोलते हैं। कोई भी आप एक पंक्ति लिख दीजिए, जो भी जयपुर से हैं और ये ढूंढाड़ी भाषा बोलने वाले साथी हैं, जरूर लिखें कमेंट में, ताकि अन्य विद्यार्थी को पता लगे कि ये इस 6 का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, 6 शब्द का प्रयोग। देखिए अगला प्रश्न, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं? अच्छा प्रश्न है। सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है तोरावटी। तोरावटी किस क्षेत्र की उपबोली है? ढूंढाड़ क्षेत्र की। तो कौन सा हो जाएगा? ढूंढाड़ क्षेत्र में आ जाएगा। कौन सा? ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है तोरावटी है, राजावटी है, नागरचोल है। सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगले बात करते हैं, किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब देख लिए, जिस प्रकार ढूंढाड़ी जो भाषा है उसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, 6, उसी प्रकार हड़ौती के अंदर भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड़ौती की बात करें, दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र हड़ौती, तो ये आ जाएगा। आगे फिर आगे, मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज भाषा का। किसका दिखाई देता है? ब्रज भाषा का प्रभाव किस बोली पर है? तो मेवाती बोली पर है। ये मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर। ठीक है। आगे, वह बोली जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, बागड़ी। कौन सी है? भी पूछा जाता है भी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर के, तो याद रख लेना, ये हो जाएगी अपनी बागड़ी भाषा। कौन सी? बागड़ी भाषा दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के अंदर बोली जाती है। इस बागड़ी भाषा के अंदर हम देखें तो गुजरात जो राज्य है उसकी भी भाषा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? देख लीजिए, ये है मालवी की। अब सीधा पूछा जाता है कि मालवी की उपबोलियां हैं, मालवी भाषा की उपबोलियां हैं, मालवी भाषा की उपबोलियां इसकी है मालवी की। बात करें रागड़ी, ये है मालवी की रागड़ी, एक तो हो जाएगी रागड़ी और दूसरी हो जाएगी निमाड़ी। ये क्या है? रागड़ी की उपबोलियां हैं, याद रखना। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये हो जाएगी अपनी मालवी। ठीक है। आगे देखिए, मालवी बोली राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। मालवी मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपको पता है इस प्रकार लगता है, तो ये दक्षिण और कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पे लगता है सीमा लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। हम बात करें मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र पूछा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आ। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। प्राचीन काल या जिसे कहते हैं वीर गाथा काल, 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने? अब ये ग्रंथ वो आ गए
जो आरपीएससी पूछती है, जहां से आरपीएससी उठाकर 1% पक्का देती है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे आरपीएससी है। देखिए वीर गाथा काल जो नाम दिया था वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था 1050 से लेकर 1450 ईस्वी की। इसमें हम बात करें प्राचीन काल जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है, हम बात करें तो रणमल रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने, तो कौन हो जाएगा इस रणमल छंद गुप्त जो ग्रंथ है उसकी की थी श्रीधर व्यास के द्वारा। याद कर लेना, श्रीधर व्यास जी के द्वारा रणमल छंद ग्रंथ की रचना की। आगे मध्य पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में देखिए। भक्ति काल में कौन कौन से ग्रंथ रचे गए थे उसके बारे में देखिए। वैसे देखें तो राजस्थान के अंदर स्पेशल एक राजस्थानी भाषा सब्जेक्ट जो है लेना पड़ता है। कई विद्यार्थी बीए आपको पता है कि राजस्थानी भाषा के अंदर करता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से पढ़ता नहीं है। राजस्थानी भाषा को वैसे विशेष दर्जा दिया नहीं गया है, बाकी जोर शोर चल रहा है राजस्थानी भाषा को लेकर। और राजस्थानी भाषा के अंदर हम साहित्य की बात करें तो ये सारे टॉपिक राजस्थान के साहित्य के अंदर है, लेकिन कक्षा 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि राजस्थानी भाषा का विशेष यहाँ से मिला है और भाषाएं का उल्लेख यहाँ से हुआ, तो वो पॉइंट थोड़ा कक्षा 10 के अंदर डाला हुआ है और ये परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। फिर है पहले देखें राम रासो ग्रंथ, ये है माधोदास धदवाड़िया का ग्रंथ है। बात करें भक्ति काल का ग्रंथ है, हम बात करें तो राम रसो ग्रंथ है माधोदास धदवाड़िया। हरि रस ग्रंथ है ईसरदास का, किसका है ईसरदास का। फिर है नाग दमन ग्रंथ है सायाजी झूला का। नाग दमन ग्रंथ की रचना किसने, सायाजी झूला के द्वारा। अब पूछा जाता है कि निम्न में से सायाजी झूला द्वारा निर्मित रचित ग्रंथ कौन, तो नाग दमन ग्रंथ। फिर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से लेकर 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों के बारे में। फिर और भक्ति काल की है, भक्ति काल की हम बात करेंगे आगे। बहुत प्रसिद्ध है वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ का। अच्छा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है, तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो ख्यात है वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। फिर है देवयान ग्रंथ है ईसरदास द्वारा लिखा हुआ है, एक ईसरदास द्वारा हरिरस ग्रंथ लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए पदावली किसकी प्रसिद्ध है, मीराबाई की पदावली प्रसिद्ध है। यह पूछा जाता है कि पदावलियां किसकी प्रसिद्ध है, मीराबाई की पदावलियां प्रसिद्ध। फिर उत्तर मध्यकाल जिसे श्रृंगार रीति या नीति पर काल कहते हैं, यानी श्रृंगार काल उत्तर मध्यकाल को कहा जाता था। हम बात करें 1650 से लेकर तो 1850 ईस्वी में रचित ग्रंथ, ठीक है। 1050 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट 1850 ईस्वी में रचित ग्रंथ के बारे में देखिए। रघुनाप रूपक, रघुनाप रूपक है कवि मंछाराम, इसका है कवि मंछाराम का है। फिर है राजियारा सोरठा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लेना। राजियारा सोरठा की ग्रंथ की हम बात करें, ये है कृपा राम जी खिड़िया का। कृपा किसकी, राजिया सोरठा पर किसकी कृपा हुई, कृपा राम जी की खिड़िया। चक्रियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा ये है शाह मोहन राज जी का। चक्रियारा सोरठा है शाह मोहन राज जी का, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर आधुनिक काल आ गया, अभी क्या आ गया, आधुनिक काल के अंदर जो प्रमुख ग्रंथ है विषयों व विधियों से युक्त 1850 से लेके अगनत तक में रचित ग्रंथ, यानी अब तक के। सबसे पहले हम बात करेंगे आधुनिक काल के वंश भास्कर, किसका है, सूर्यमल मिश्रण का। वंश भास्कर ग्रंथ किसका है, सूर्यमल मिश्रण का है, आपको याद है, बार बार आपने पढ़ा है। बांकी दासरी ख्याल किसकी है, बांकीदास जी की है। फिर हम बात के वीर सतसई ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण जी का। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तीनों, वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण जी का। दूसरी हम बात करें बांकीदासरी ख्याल इस बांकीदास जी की। वीर सतसई ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण जी। आगे देखिए, आगे एक प्रश्न रह गया हमारा, दयालदासरी ख्याल ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीका जी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है, तो अनूप सिंह तक के शासनकाल तक का इतिहास है किसमें, दयालदासरी ख्याल के। आगे देखिए ग्रंथ व लेखक से संबंधित फिर है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका किसकी है, शिवदास गांडन की। ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये पशु परिचय के अंदर स्पेशल टॉपिक है, अभी स्पेशल है। फिर है रतन सिंह राठौड़ महेश
दासोतरी वचनिका है जग्गा खिड़िया की। राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोर दास का। राज प्रकाश ग्रंथ है किशोर दास का, ये आपको याद रखना। फिर ग्रंथ व लेखक से संबंधित देखिए, महायंस प्रकाश की बात करें तो ये आसिया मानसिंह जी का है। सूरज प्रकाश कर्णिदान का है, ये बहुत बार पूछा गया भी। ये सूरज प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसका है? कर्णिदान का। किसका है? कर्णिदान का है। पग फेरो मणि मधुकर जी का। संगत रासो ये है गिरधर आसिया का। ये सारे पूछे गए भी। सूरज प्रकाश, पग फेरो, संगत रासो, ये ग्रंथ किसके हैं? तो गिरधर आसिया का है। संगत रासो, पग फेरो मणि मधुकर जी का है। सूरज प्रकाश कर्णिदान का है। फिर ग्रंथ व लेखक से संबंधित आगे हम बात करते हैं। और आगे है विसल देवरासो नरपति नालय। विसल देवरासो ग्रंथ है नरपति नालय जी के द्वारा। हुमाण रासो है दलपत विजय का। रतन रासो है कुंभकर्ण का। याद रख लेना ये ग्रंथ सारे के सारे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूं ताकि हमें याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ग्रंथ किसका है? सूरज प्रकाश ग्रंथ की बात करेंगे कर्णिदान का। किसका है? कर्णिदान। ठीक है। दूसरा हम बात करें, एक ये हो गया। दूसरा है पग फेरो। पग फेरो ये ग्रंथ किसका है भी? मणि मधुकर का। मणि मधुकर का ग्रंथ है भी पग फेरो। तीसरे ग्रंथ की बात करें संगत रासो। संगत रासो ग्रंथ किसका है भी? ये है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। ठीक है। तो संगत कौन करता है भी? गिरधर करता है। आगे विसल देव रासो। विसल देव रासो ये है नरपति नालय। नरपति नालय का ग्रंथ है। आगे हुमाण रासो। हुमाण हुमाण रासो ग्रंथ ये है दलपत विजय। दलपत विजय का। अगला रतन रासो। कौन सा है भी? रतन रासो ये है कुंभकर्ण का भी। ये आ गया भी कुंभकर्ण। ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ आपको याद रखने हैं। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं अगले। फिर अगला है आंजल रात, अमोलक बाता, उम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, के रे चकवा बात, किसकी रचनाएं हैं? ये है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचनाएं। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? 14 खंडों में। अब याद रखना विजयदान देथा की है ये। बातारी फुलवारी किसकी है रचना? यह है विजयदान देथा की है बातारी फुलवारी। विजयदान देथा जिन्हें बिज्जी की रचना की, इनके द्वारा देखिए अपन प्रिय, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, ये भी इनकी रचना है। एक तो सपन प्रिय, अंतराल, चौधराइन की चतुराई से बच के रहना, वे विजयदान देथा की है। चौधराइन की चतुराई याद कर लेना भाई। चौधराइन की चतुराई से बच के रहना, विजयदान देथा। संबंध, संबंध अर्थार समारोह कहानी संग्रह की रचयिता है यादवेंद्र शर्मा। याद रख लेना, समारोह कहानी है, एक है संबंध अर्थार, ये है यादवेंद्र शर्मा जी के हैं। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी उपन्यास के रचयिता कौन है भी? ये भी यादवेंद्र शर्मा जी का है। याद कर लेना। एक तो हो गया संबंध अर्थार, संबंध अर्थार समारोह कहानी संग्रह के रचयिता यादवेंद्र सिंह है। हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी उपन्यास। कहते हैं कि हमारा तो कट्ठा जोग और संजोग है केड़ा कौन लागण को केड़ा कौन। कहते जब खजाना में हाथ उसी नहीं जदी नौकरी लगा इतना कौन लगा। वही है वो जोग और संजोग। अगर संजोग है तो कह मिल जाएगी, नहीं तो वाह फिर इं करके टाल दे आधा तो तैयारी करे को नहीं। क्या किस्मत में है जन तो ठीक है, नहीं तो लाग जा ठीक है, नहीं तो वाह। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। संजोग तभी बनेगा जब आप मेहनत करोगे। ठीक है। संजोग है कितना ही पंडितान दिखा ले भले ही, वो तो आगे कहो तेरी रेखा रेखा दिखाओ किसी
तेरे पहले तो आ कोठी देखा हाथ वाली, यहाँ मंडड़ी हो कि यहाँ चित्र मंडड़ो है, यहाँ यहाँ हाथ के ऊपर लकीरा में बस तेरे तो कोठी है धन्ना हसी बस इतो कहते ही बस। वो कह आपा कौन बड़ा आजू बात फिर कह तेरे सन्नी सहायता करे अब क्या जिका यहाँ देख ले भी आएंगे थोड़ी स्टेडी लकीर जाए मैंने कह दे तेरा सन्नी भारी है अभी तेरे पर सन्नी की करड़ाई है तो थोड़ो सो ध्यान रखियो बाकी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार कोशिश करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। नथमल जोशी की रचना देखिए भी, परयोड़ी कवारी कहानी संग्रह है, फिर है आबे पटकी दोरा रो धोरी उपन्यास है, एक बीननी दो बीन उपन्यास है। आजकल तो एक बीन का एक ही बीननी कौन आन लाग रही, ये पहला उपन्यास लिखा है कि एक बीननी दो बीन, किसकी है? नथमल जोशी की है, एक बीननी दो बीन। अब तो एक बीननी बीननी रहेगी, बीन तो मिलन ही कौन लाग रहे हो, तो याद रखियो एक बीननी दो बीन नथमल जोशी, ठीक है। तो बीननी आ जाएगी, अगर नौकरी लाग गया तो नहीं तो सीधा देख लियो श्राद्ध गल ला, ठीक है। सीधा कैसी अब तेगा श्राद्ध गाल दो, याद कर लियो, पढ़ लियो अच्छी तरीका, ना पढ़िया तो एक बीननी दो बीन बजो जेलो देख लियो। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका देखिए जागती जोग, और पीछे था मधुमती, पीछा प्रश्न था देख लिए। पिछला प्रश्न है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कौन सी है, याद रख लेना राजस्थान साहित्य अकादमी। अब आपको याद रखना है कि इसका जवाब दीजिए कि राजस्थान अकादमी साहित्य अकादमी कहाँ पे है। राजस्थान साहित्य अकादमी प्रश्न पूछा जाता है बार बार अकादमियों से, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आना चाहिए जवाब इसका। तो ये मधुमती थी। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका जागती ज्योत। अब देखो यहां से प्रश्न उठाएगा वो, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी, बीकानेर के अंदर भी। ओ प्रश्न पढ़ लियो पक्को आस के भी सीईटी में आ जाए खड़ी तरह, ये देखता ही रह जो प्रश्न, ठीक है। आगे पत्रिका व उसके प्रकाशित रचनाकार देखिए, पत्रिका व उसके प्रकाशित रचनाकार। हरावल पत्रिका की बात करें सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा रचित है। ओल्यू पत्रिका किशोर कल्पना कांत के द्वारा है रचना, और मरुवाणी पत्रिका है कवि चंद्र सिंह। अब कहीं ना कहीं परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, सीधा क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सी सत्य प्रकाश जोशी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो रावल पत्रिका किशोर कल्पना कांत की है ओल्यू पत्रिका, कवि चंद्र सिंह के मरुवाणी पत्रिका। फिर आगे देखिए भी साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में देखिए भी, पहले बात करते हैं बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बाधानी की है, अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन की है, भरतपुर की ओर विजेंद्र, फिर है कांकरोली की संबोधन, ये है कमर मेवाड़ी की। तो ये साहित्य पत्रिकाएं कुछ है। बीकानेर की वातायन पत्रिका है हरीश बाधानी की, अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, और कांकरोली का संबोधन कमर मेवाड़ी, ठीक है। आगे देखिए भी साहित्य पत्रिकाओं के बारे में, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव की है, संप्रेक्षण चंद्र भानु भारद्वाज और मधु माधवी की बात करें नलिनी उपाध्याय के द्वारा ये प्रकाशित है। ये सारी की सारी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर देखिए राणे जगपतरा मर्ष्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। ये जब जगत सिंह की मृत्यु हुई तब लिखा गया कि राणे जगपतरा मर्ष्या, ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा में है, इसका अर्थ हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन राणे जगपतरा मर्ष्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया जगत सिंह की। अभी एक कक्षा 10 के अंदर बुक लगा रखी है, ठीक है। हुणत नैणसी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख भूमि किस, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि जानकारी प्राप्त होती है, तो मारवाड़ परगनारी विगत, ठीक है। इसके अंदर यह है मारवाड़ परगनारी विगत मुहूर्त नैणसी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो परगने की आबादी, एक तो आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलों का हल और सिंचाई के साधन। फिर है कि द्रौपदी विनय रचना किसकी है, जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। ये है रामनाथ कविया की। क्या है कि द्रौपदी विनय रचना है जिसमें
नारी की चेतना को जागृत करने के लिए ये लिखा गया था। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की करती है राधा। अच्छा प्रश्न है अभी। कन्हैया लाल सेठिया की रचनाएं हैं लिलटास है, धरती धोरारी है, फिर मिंजर है। ये बहुत बार पूछा गया है। कन्हैया लाल सेठिया की, कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल जी के बारे में पुस्तक है इनकी। एक तो है लिलटास, लिलटास, ठीक है। दूसरा हम बात करें धरती धोरारी, धरती धोरारी वो गाना है ना, धरती धोरारी। तीसरी मिंजर, तो मिंजर, ठीक है, ये हो जाएगी। आगे रचना के बारे में देखिए। कठई की वहंगो, ये है तेज सिंह जोधा की। सोजती गेट पग फेरो, मणि मधुकर की। अब ये मणु मधुकर जी का एक तो पग फेरो होगी और दूसरी है सोजती गेट। पोले सरनाटो, हरीश बाधानी। अब सरनाटो का देखो रे बारह के सरनाटो है, वही वही शब्द आओ। बोले सरनाटो या बारह देखो रे के सरनाटो सो है रे, तो बोले सरनाटो हरीश बाधानी की है। रचना से संबंधित देखिए। पाथामे भूगोल हरीश बाधानी की है। उत्तरियो है आम्बो, ये है मालचंद्र तिवारी की। रिंद रोही, ये है अर्जुन देव चारण की। तो ये राजस्थानी भाषा के अंदर है। चंद्र प्रकाश देवल की रचना कौन सी है? पागी है, मारग है और कावड़ है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? शिव चंद्र भरतिया को, जो प्रश्न पूछा गया था सीईटी के अंदर, सीईटी स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर यह प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसी कहा जाता है? शिव चंद्र। ये चंद्र याद कर लेना भाई। पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? शिव कुमार या शिव दत्त, क्या मिलेगा? शिव दत्त। तो याद रखना शिव चंद्र है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कई क्या है, जैसे हम प्रेम चंद है, वो प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद है उनका नाम। हम क्या करते हैं, उसको प्रेमचंद्र बना रखा है प्रेमचंद्र के अनुसार, प्रेमचंद्र के अनुसार। ऐसा नहीं है, प्रेमचंद है उनका नाम। उसी प्रकार शिव चंद्र याद रखना है। आप क्या याद रखना है? शिव चंद्र, ठीक है। शिव चंद्र भरतीय है वो, भरतीया, ठीक है। क्योंकि अभी सीईटी के अंदर मैंने देखा था, उसमें पहला ही ऑप्शन उन्होंने दिया शिव कुमार भरतीया, और नहीं पढ़े तो पहला ऑप्शन टिक किया और सीधा भर दिया गोला, वो गोला ही हो जाएगा। तो ये इतने प्रश्न थे हमारे राजस्थानी भाषा और साहित्य के, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको 100 में से 70% अगर ये याद होता है तो यहाँ से प्रश्न आएगा, तो आपका गलत नहीं, ठीक है। बाकी देखो, राजस्थानी भाषा बहुत बड़ी है। राजस्थानी भाषा से, साहित्य से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें जो ऐसा लगता है कि कक्षा 10 के अंदर से जो पढ़ना है हम इम्पोर्टेंट पढ़ लिया, बाकी लगभग यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो डेली मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, आपका जीके एकदम तैयार हो जाएगा। यानी आप जीके में कहीं भी नहीं रुकोगे, कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि कक्षा 10 और 9 और 6 से लेके 12 तक मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा और बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दे देना, भूल मत जाना, आपके क्वेश्चन वो याद हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके का रिवाइज कीजिए, ठीक है।